नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम खबर पर नज़र में आपका स्वागत है, जिसमें हम उन खबरों को लाते हैं जिन पर दिन भर रहती है सबकी नज़र और उन पर बात करते हैं अपने संवाददाताओं के साथ। मैं हूं रमा त्यागी। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर को संबोधित किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन से आतंकवाद को मिलने वाले धन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन से आतंकवादियों के धन स्रोत रोकने में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। Known that terrorist organizations get money through several sources. One source is state support. Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological and financial support to them. International organizations must not think that the absence of war means peace. Proxy wars are also dangerous and violent. इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई देश अपने विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं। वे उन्हें राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। पीएम ने कहा, आतंकवाद के मददगारों की पहचान होना जरूरी है। Our country faced the horrors of terror long before the world took serious note of it. Over the decades, terrorism in different names and forms tried to hurt India. We lost thousands of precious lives, but we have fought terrorism bravely. पीएम ने कहा कि हम दशकों से आतंक की विभीषिका का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमने आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला किया है। It is a very important gathering. It should not be seen as a gathering of ministers only, because it deals with a subject that impacts entire humanity. The long-term impact of terrorism is particularly hard on the poor and on the local economy. In today's world, ideally, there should be no need for anyone to remind the world of the dangers of terrorism. However, there are still certain mistaken notions about terrorism in some circles. The intensity of the reaction to different attacks cannot vary based on where it happened. All terrorist attacks deserve equal outrage and action. प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए एक व्यापक और सक्रिय प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। Uprooting terrorism needs a larger proactive response. If we want our citizens to be safe, then we cannot wait until terror comes to our homes. We must pursue terrorists, break their support networks, and hit their finances.
और हमारे संवाददाता सुधाकर और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, अगर देखा जाए तो आतंकवाद के खिलाफ भारत लगातार जो है विभिन्न मंचों पर आवाज उठाता रहा है और भारत की आवाज सुनी भी जा रही है। अगर हम इसकी बात करते हैं नो टेरर फॉर नो फंडिंग फॉर टेरर, तो अपने आप में ये जो थीम है ये बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण। और रमा देखिए जी, बीते 1 महीने में रमा ये भारत में हो रहा है वैश्विक सम्मेलन जो सुरक्षा से जुड़े मसलों को लेकर है, आतंकवाद से जुड़े मसलों को लेकर, और एक तरह से इस बात का प्रतीक है कि भारत नेतृत्व कर रहा है किस तरह से आतंक से मुक्ति दिलाने को लेकर, किस तरह से दुनिया के देशों को एकजुट कर रहा है। तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और इससे ज्यादा माकूल समय हो भी नहीं सकता है। और जिस तरह के आतंक के खतरों का सामना सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है, और जिस तरह से आतंकी एक देश में बैठकर दूसरे देश में साथी जैसे रच रहे हैं, आतंकवादी संगठन जो एक तरह से हिंसा फैला रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए न सिर्फ एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है बल्कि सुनियोजित तरीके से तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, कोऑर्डिनेशन बढ़ाते हुए तमाम चीजें करने की आवश्यकता, और इसके लिए एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर एक जैसा मन बनाने की आवश्यकता। और शायद यही एक संदेश पीएम मोदी का था। उन्होंने एक तरफ ये कहा कि वो प्रतिबद्ध है, भारत प्रतिबद्ध है आतंकवाद को समूल एक तरह से जड़ से नष्ट करने को लेकर, तो पूरे देश को उन्होंने आगाह किया इसके खतरों को लेकर। बिल्कुल सुधाकर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस बार भी कहा है और लगातार कहते हैं कि आतंकवाद जो है वो किसी भी तरह का पॉलिटिकल टूल नहीं बनना चाहिए, उन देशों पर निशाना साधा है जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के किसी तरह के बहाने ढूंढते रहते हैं, या किसी भी आतंकवादी गतिविधि पर या जो लिस्टेड टेररिस्ट हैं उन पर भी रोक लगाने के लिए तमाम तरह के जो रुकावटें आती हैं वो भी दूर होनी चाहिए। उसके लिए किस तरह की एक जवाबदेही, एक जिम्मेदारी पूरे विश्व के देशों की? बिल्कुल, और देखिए ये एक बार फिर से भारत ने पूरी दुनिया के सामने इस बात को रखा है, खुद प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी ने खुद इस बात को रखा है। और जिस तरह से विदेश नीति के टूल, उन्होंने कहा भी कि विदेश नीति के टूल के तौर पर इसका इस्तेमाल, साफ तौर पर हम जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वहां से फैलाया जाता है। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश भी उससे परेशान हो चुके हैं। अलकायदा, आईसिस जैसे संगठनों को पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से किस तरह की मदद मिल रही है, तो ये बात किसी से छिपे नहीं है। और इसके खिलाफ एक तरह से एक आवाज में दुनिया की तरफ से बात निकलनी चाहिए। ऐसे देशों को एक तरह से उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये एक पीएम मोदी का संदेश था। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इस तरह के जो भी देश ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और तभी तो देखिए, ये टेरर फाइनेंसिंग अगर किसी एक देश में घटना करनी है तो दूसरे देश से कहीं आप अपने देश में सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं कर ले, पैसा कहीं और से आ जाएगा, कहीं किसी और माध्यम से उसको रेडिकलाइज कर दिया जाएगा, उसको हथियारों की ट्रेनिंग दे दी जाएगी ऑनलाइन। तो ये एक तरह से आप अपने देश में कितनी भी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था कर ले, लेकिन दूसरे देशों में अगर उसको स्पॉन्सर किया जा रहा है इस तरह के आतंकवाद को, तो आपके लिए मुश्किल है। यही बात भारत आज पूरी दुनिया को समझा रहा है, बीते कुछ वर्षों से लगातार इस बात को समझा रहा है। जाहिर तौर पर इसमें 73 देश भारत सहित अगर बात करें तो, और करीब 1.5 दर्जन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो सुरक्षा मसलों से जुड़े हुए वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक जरूर मुझे लग रहा है कि एक मन, दुनिया का एक मन बनेगा जो बड़े देश हैं, जो प्रभावशाली देश हैं, और साथ मिलकर इस मुद्दे पर काम करें, क्योंकि इसकी आज इसकी लॉ उससे कोई बच नहीं पाया, न बच सकेगा अगर इसको लेकर किसी भी तरह का उनको कोई संदेह रहता है कि आतंकवाद को एक जड़ से नष्ट करना क्यों जरूरी है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि व्यापक और सक्रिय प्रणाली की जरूरत है और जो तमाम पुरानी परिपाटी हैं निश्चित तौर पर उनमें जो बदलाव है उसकी भी बहुत जरूरत है। किस तरह से देखते हैं ये जो मंच है, ये जो 2 दिवसीय सम्मेलन है, ये कितना बड़ा इसको मंच प्रदान करता है और किस तरह की प्रतिक्रिया इसके प्रति देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए, और पीएम मोदी ने इस बात के लिए आगाह भी किया कि देखिए आज तकनीक का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से
चाहे रेडिकलाइजेशन हो, ये तमाम चीजें की जा रही है। तो तकनीक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन हाँ, जो सुरक्षा एजेंसी है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो गवर्नमेंट है, वो तकनीक का बेहतर से बेहतर किस तरह से इस्तेमाल कर सके। क्योंकि देखिए, आज गृह मंत्री के शब्दों में कहे तो डायनामाइट से मेटावर्स की तरफ और AK-47 से एक तरह से अब क्रिप्टो करेंसी और तमाम चीजें डिजिटल एसेट की तरफ ये आतंकवाद का स्वरूप बदल गया है। तो अब हथियारों की जरूरत नहीं है आतंक फैलाने के लिए। आतंक फैलाने के लिए अलग अलग कूद और किस तरह से लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा सतर्क रखने की जरूरत है, रहने की जरूरत है। चाहे कानूनी बदलाव विभिन्न देशों को करना पड़े या देशों के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए जो उपाय करना पड़े, तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने की और तकनीक को लेकर आपसी सहयोग भी बढ़ाने की जो है उसकी बात हो, या फिर जो खुफिया एजेंसियों का आदान प्रदान एक तरह से रियल टाइम में डार्क नेट में या साइबर वर्ल्ड में ऐसे आतंकी तत्वों की पहचान करके उनको पकड़ने की जो बात है, तो ये सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसी बात की तरफ इशारा किया कि एक सामूहिक प्रयास की जरूरत है। तमाम देश मिलकर करें, तमाम जो ऐसी संस्थाएं वो मिलकर प्रयास करें, तभी इसके इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम मिलकर एक तरह से कोई उपलब्धि भी हासिल कर सकते। बिल्कुल। और बेहद संक्षिप्त में आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे में भारत की आवाज कितनी मजबूत और दमदार लगती है। दशकों से आतंक का दंश झेला है और जितनी मजबूती से सामना किया है और जिस तरह से आतंकवाद पर यहाँ पर लगाम भी लगाई गई है, उसको देखते हुए। बिल्कुल, देखिए, और आज भारत में इन चीजों को सामने रखा गया। इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि भारत वर्षों से इसका दंश झेल रहा है, हजारों लोगों की बलिदान हुआ है इसमें, और दुनिया को आज जाकर समझ में आ रहा है। तो भारत में हम देखिए, बीते 7-8 वर्षों की बात करें तो किस तरह से पूरा शिफ्ट हुआ है। आप देखिए, चाहे पूर्वोत्तर की बात कीजिए, 80-90% जो हिंसा की घटना है उसमें कमी आ गई है। नक्सली घटनाओं में 50-55% की कमी आई है। जम्मू कश्मीर में अकेले अगर 370 हटने के बाद बात करें तो जो लोगों के जानमाल का नुकसान होता था उसमें 50-60% की कमी आई है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व भारत का जो आतंक के खिलाफ है, चाहे कानूनी बदलाव को लेकर, NIA कानून या यूएपीए कानूनों में बदलाव को लेकर, या जिस तरह से टेरर फाइनेंसिंग पर प्रहार किया जा रहा है, जो टेरर नेटवर्क को उखाड़ा जा रहा है। तो ये एक उदाहरण है कि अगर दूसरे देश में इस तरह का स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व दिखाते हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हैं, तो इससे निपट सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुधाकर तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुजरात की। गुजरात विधानसभा में चुनाव प्रचार की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। पहले चरण में राज्य की 19 जिलों की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को होने वाले मतदान को देखते हुए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और मुख्यमंत्रियों और विधायकों की फौज उतारकर तूफानी चुनाव प्रचार का आगाज बीजेपी ने किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने गुजरात के नवसारी में भी एक जनसभा को संबोधित किया। जितने भी राजनीतिक दल आए उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की। ये मेरा, ये पराया, ये उनका, ये हमारा, ये नदी के उस पार, ये नदी के इस पार, ये ऊंची जाति का, ये फलानी जाति का, ये इस जाति का, ये उस जाति का। देश में ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और उसके साथ ही गुजरात में विपक्षी दल भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक लगातार राज्य में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सौराष्ट्र, कच्छ एवं दक्षिण गुजरात की 89 सीट के लिए 1 दिसंबर को मतदान होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, धुआंधार प्रचार सभी दलों का, क्या रणनीति आपको दिखाई दे रही है? निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि धुआंधार प्रचार है सभी राजनीतिक दलों का, लेकिन चुनाव प्रचार के लिहाज से देखें रमा तो बीजेपी बहुत आगे दिख रही है। आज 82 विधानसभाओं में बीजेपी का कोई न कोई नेता चुनाव प्रचार के लिए है। आज हम राजकोट में देख रहे हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की जनसभा होने वाली है। बीजेपी के कई राज्य के मंत्री, केंद्रीय मंत्री राजकोट और उसके आसपास चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
तो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी एक तरह से आज रैलियों का रेला बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरे दलों की तरफ से भी अब धीरे धीरे चुनाव प्रचार में कांग्रेस की तरफ से तेजी आ रही है। हालांकि उनके जो नेता है राहुल गांधी, वो अभी राजकोट नहीं आए हैं, आने वाले हैं ऐसा कहा जा रहा है। और आम आदमी पार्टी भी अपने चुनाव प्रचार को धार देने में जुटी है। लेकिन जो प्रचार है, जो सड़कों पर या फिर एक तरह से देखें नेताओं या कार्यकर्ताओं में जो उत्साह, वो बीजेपी में खास तौर पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप सौराष्ट्र में जाए, राजकोट के शहर में अलग अलग जगहों पर जाए, तो आप देखेंगे कि बीजेपी का कोई ना कोई स्थानीय कार्यकर्ता जनता से बीजेपी को मत देने की अपील कर रहा है। बीजेपी के राज्य स्तर के नेता, केंद्र स्तर के नेता सीधे संवाद कर रहे हैं जनता से, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जानी है। तो हमें कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंचने से पहले जो एक तेजी दिखाई देती है, वो अब दिखाई दे रही है गुजरात में, खासतौर पर सौराष्ट्र के इलाकों में। जब प्रधानमंत्री का दौरा संभावित है, हम जानते हैं कि अब उसमें ज्यादा समय नहीं है, उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज तीसरी रैली राजकोट में होनी है। इसके पहले उन्होंने 2 रैलियों को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज सूरत में थे। इसके साथ ही साथ तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने बताया कि बीजेपी ने धुआंधार तूफानी प्रचार शुरू कर दिया है। क्या कुछ रणनीति के बारे में पूछ रही थी बीजेपी की भी और अन्य दलों की भी इस बार के चुनाव को देखते हुए, और मुद्दों के रूप में वो रणनीति कैसे नजर आ रही है? कौन कौन से मुद्दे विभिन्न दल उठा रहे हैं? देखिए, अगर सबसे पहले कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का यह कहना है कि वो अगर सत्ता में आती है तो किसानों के लिए कई वादे उसने किए हैं। इसके साथ ही साथ नौकरी देने की बात कही है और कई वादे वो कर रही है जनता से। उनका कहना है कि जो बीजेपी ने नहीं किया वो दरअसल कांग्रेस करके दिखाएगी। आम आदमी पार्टी गारंटी की बात कर रही है, कई गारंटियों का उन्होंने कहा है। मुफ्त बिजली पर वो बहुत, हम जानते हैं उनका फोकस रहा है, दिल्ली में जो उनका मॉडल रहा है इस पर बीजेपी सवाल उठाती रही है। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि आज का जो गुजरात है वो दरअसल बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सपना देखा था, वो आज का गुजरात दिखाता है किस तरह से गुजरात ने एक विकास का लंबा सफर तय किया है बीजेपी के शासनकाल में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और अब जब वो प्रधानमंत्री है, उनके दिशा निर्देश पर, उनके विजन से किस तरह से गुजरात आगे बढ़ा है। तो कैसे गुजरात अभी तक आगे बढ़ा है बीजेपी शासनकाल में, और आगे इसी विकास को और आगे ले जाना है, इसको लेकर बीजेपी जनता के बीच जा रहे हैं। और बीजेपी को यह भरोसा है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं है राज्य सरकार के साथ मिलकर डबल इंजन सरकार वो असरदार होगी। और साथ ही साथ जो कार्यकर्ताओं का एक हुजूम है, एक बड़ा नेटवर्क कह सकते हैं संगठन के लिहाज से, देश के सबसे अच्छे राज्यों में बीजेपी के माना जाता है गुजरात, जहां संगठन कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, नेता पीछे रहता है। तो हम एक तरह से देख रहे हैं कि उसको लेकर बीजेपी को बहुत भरोसा है। और यही वजह है कि बीजेपी ने नारा दिया है 150 सीट जीतने का। पार्टी को लगता है कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार प्रदर्शन बेहतर रहे। जी शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। देश की आध्यात्मिक राजधानी काशी में काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। ज्ञान, संस्कृति और विरासत के 2 प्राचीनतम केंद्रों काशी एवं तमिलनाडु के बीच की कड़ी की तलाश के लिए काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर ग्राउंड में संगमम के मुख्य आयोजन की शुरुआत करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देना है। तो ऐतिहासिक नगरी काशी के 2 पौराणिक संस्कृतियों के मिलन की गवाह भी बनने जा रही है। भारतीय सनातन संस्कृति के 2 पौराणिक केंद्र विश्वेश्वर और रामेश्वर के मिलन के लिए काशी नगरी तैयार है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिकेश, आप ही से जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह का उत्साह है और किस तरह से ये अनूठा कदम है, क्योंकि अगर हम तमिलनाडु और काशी की बात करते हैं तो इनका जो संबंध है वो पुराना है, और अब ये संगमम उसको कितना मजबूत कर रहा है। पहले मैं शुरुआत करूंगा रमा पुराने से ही। जैसा कि आपने कहा कि पुराना संबंध है तमिल और काशी का, तो आज धर्मेंद्र प्रधान जी चूंकि शिक्षा मंत्री हैं, जायजा ले रहे थे जो जहां जहां कार्यक्रम होना है उसमें सुब्रमण्यम भारती जी के जहां पर रहकर उन्होंने पढ़ाई की थी अपने
बचपन की, वहां पे हम लोग गए थे धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ। वो भवन, वहां पे अब पुस्तकालय बनेगा, एक चेयर भी स्थापना की गई है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारती जी के सम्मान में। और मैं इस समय काशी विश्वनाथ धाम में मैं खड़ा हूं, और ये मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से दिखाने के लिए कि ये वो व्यवस्था है जहां पर जो तमिलनाडु से अधीनम लोग आए हुए हैं वो दर्शन कर रहे हैं अभी। और यहां पर धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, काशी विद्वत परिषद, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ये संयुक्त रूप से काशी विश्वनाथ धाम में और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट, ये लोग यहाँ पे उन्हें सम्मानित करेंगे, उनका आदर सम्मान करेंगे। और इन्हीं लोगों से कल जब शुभारंभ करेंगे काशी तमिल संगमम का प्रधानमंत्री और यहाँ के सांसद, तो उन लोगों से संवाद करेंगे जो छात्र आज पहुंच रहे हैं 216 की संख्या में, उनसे भी संवाद करेंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर में। पूरा काशी सोच के उत्साहित है कि जो तमिल से लोग आएंगे उनसे हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे, काशी विश्वनाथ धाम के बारे में, सारनाथ के बारे में उनको बताएंगे। जो दुकानें हैं, जो व्यापार करते हैं, वो लोग भी उत्साहित हैं कि तमिलनाडु से जो लोग आएंगे, और जो तमिलनाडु से भी कुछ स्टॉल जिन लोगों ने एमपी थिएटर में लगाया है, अपने कला का प्रदर्शन करेंगे, अपने संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि केवल काशी ही नहीं, वृंदावन से लोग जो काशी में आए हैं, उन्हें भी जब पता चला है कि काशी तमिल संगमम, तो उन लोगों ने भगवान शिव का एक गीत, जो आप लोग जरा वो गीत सुनाइए, काशी तमिल संगमम। देवो तुम देवों के भोले, अमर हो अंतर्यामी हो, भाग्यवान है हम त्रिपुरारी, आप हमारे स्वामी हो। देवो तुम देवों के भोले, अमर हो अंतर्यामी हो, भाग्यवान है हम त्रिपुरारी, आप हमारे स्वामी हो। पुष्प विमानों से प्यारी हमको नंदी की सवारी जी रहना है हर एक जन्म हरिकेश, उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। और हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जो 12 विभिन्न वर्गों में प्रतिनिधि तमिलनाडु से काशी आ रहे हैं, एक ट्रेन के जरिए उनके साथ मौजूद है हमारे संवाददाता आयशा खानम, वो भी हमसे जुड़ी हुई है। आयशा, आपसे जानना चाहेंगे कितना उत्साह इन प्रतिनिधियों में है? और संस्कृत तमिल के कितनी बहने दोनों भाषाएं कही जाती हैं रमा जी। तो ये जो काशी तमिल संगमम है, संस्कृत के लोग भी किस तरह से जुड़ रहे हैं इसमें, वृंदावन से चल के आ रहे हैं, तो ये सच में संगम है भाषाओं का भी, संस्कृति का भी। रमा, बिल्कुल, भाषाओं का, संस्कृति का, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का अद्भुत अनूठा कदम। बहुत शुक्रिया हरिकेश तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भगवान बिरसा मुंडा, ताना भगत और सिद्धू कान्हू की धरती झारखंड देश के लिए कुर्बानी देने में यहाँ के आदिवासी समुदाय का नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। लेकिन आज़ादी के सुराज का सूरज इन वनवासियों के जीवन में अब तक नहीं पहुंच पाया। ये वनवासी आज भी दैनिक जीवन की मूलभूत सुविधाओं से मरहूम हैं, तब जबकि केंद्र सरकार आदिवासियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक से एक योजनाएं चला रही है। लेकिन राज्य सरकार की काहिली की वजह से ये योजनाएं इन आदिवासियों को मयस्सर तक नहीं हो पाई हैं। झारखंड में इन्हीं आदिवासी गांव और वहां गांव में सरकारी योजनाओं के अभाव में जिंदगी की जंग में पीछे छूटते इन वनवासियों का लेखा जोखा लिया हमारे संवाददाता रजनीश त्रिपाठी ने। देखिए झारखंड से हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। देश आजादी का अमृत काल मना रहा है, लेकिन झारखंड के आदिवासी समुदाय आज भी बद से बदतर जीवन जीने को विवश है। अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ स्वराज का बिगुल फूंकने वाले इन वनवासियों ने शायद आजाद भारत में ऐसी सुबह की कल्पना तो नहीं ही की होगी। स्वराज के सूरज का इंतजार करते न जाने इन आदिवासियों की कितनी पीढ़ियां बीत गई। जिस आजादी की बलवेदी पर आदिवासियों के भगवान आबा बिरसा मुंडा ने शहादत दी, आज झारखंड में न केवल मुंडा आदिवासी समाज बल्कि उराम, संथाल सहित तमाम जनजातीय समुदाय बदहाली के साथ बस जीवन गुजार रहा है। तब जबकि उनकी राजधानी रांची में सुना है जिसका राज है वो खुद को आदिवासियों का पैरोकार और मसीहा कहता है।
ये हालात तब हैं जब अन्य राज्यों में केंद्र प्रदत्त योजनाओं से आदिवासियों को जीवन की मूलभूत सुविधाएं बेहतर तरीके से मिल रही हैं। यह हकीकत झारखंड के किसी सुदूर गांव का नहीं है। इसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत भी नहीं। राजधानी रांची के 50 किलोमीटर की चौहद्दी में ही आदिवासियों की दारुण हालात आपके सामने होंगे। रांची के निकट हुटरी गांव में तकरीबन 250 घर है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं भी इन्हें मयस्सर नहीं। इस गांव की आदिवासी आबादी की हालत तो और भी खराब है। बहुत कम घर है जिन्हें पीएम आवास मिला भी तो आधा अधूरा। कहीं छत और दीवारें बनी हैं तो प्लास्टर नहीं हो पाया। जल जीवन मिशन किस चिड़िया का नाम है इन्हें पता भी नहीं। जीवन परिवार पालने की जद्दोजहद में ही समाप्त हुई जा रही है। घर से लगाए हैं खर्च और बाकी पैसा भी बाकी है, तो कैसे पूरा होगा घर? कोई जैसा बने, अब इसमें प्लास्टर उल्स्टर करने के लिए 1 रुपये नहीं है। खेत उसको बंधा कर दिए हैं, खेत को कैसे छुड़ाएंगे और कैसे बनाएंगे घर? सभी जाति के मिला के 300 घर होंगे। प्रधानमंत्री आवास यहाँ के 18 लोगों को मिला है। छत ढला हुआ है, बाकी बात कुछ अभी खिड़की दरवाजा कुछ लगा नहीं है। इसमें बहुत ही दिक्कत से वो लोग किसी तरह ढाल पाए हैं। अपना खेत को बारी को बंधा उंधा करते हैं, या उससे भी संभव नहीं होता है तो बाहर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। राजधानी रांची से 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर जनजातीय आबादी के खेरमा टिकरा की तस्वीर तो हुटरी गांव से भी बदतर है। 150 घरों की आबादी वाले इस गांव में 5 टोले हैं। हर टोले में 20 से 30 घर हैं। पूरे गांव में सिर्फ 2 या 3 लोगों को पीएम आवास मिला है। सरकारी योजनाओं का इन्हें इल्म तो है, लेकिन सुविधाएं कभी इन तक नहीं पहुंच पाई। कहने भर को गांव से 20 से 25 किलोमीटर दूर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन वो भी भगवान भरोसे ही है। रात बिरात गांव में किसी महिला को समस्या हो जाए या किसी को किसी तरह का उपचार की आवश्यकता पड़ जाए तो स्वास्थ्य सेवा का ये झुंझुना इनके किसी काम का नहीं। युवा पढ़ाई छोड़ के जीवन यापन के लिए, परिवार पालने के लिए संघर्ष कर रहा है। खेत की जुताई बैल के माध्यम से करते हैं। ट्रैक्टर तो गांव वालों के लिए सपना है। चुनाव में जनजातीय लोगों की बात तो खूब की जाती है, लेकिन सिर्फ चुनाव तक ही इनकी चर्चा होती है। राज्य सरकार ने तो वादे खूब किए, लेकिन चुनाव के बाद उनकी सुध लेने भी कोई नहीं पहुंचा। गांव कितने लोगों का घर है? 150 आवास सिर्फ 3 को मिला है पूरे गांव में। गांव के लिए यहाँ बहुत बद से बदतर स्थिति है, क्योंकि यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं। ना पानी का सुविधा है, ना शिक्षा का सुविधा है। सामने तो जना मेडिकल है, यहाँ कुछ ऐसा काम होता नहीं है। डॉक्टर ऐसा मैडम रहता नहीं है, रांची जाते हैं। स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ पर कुछ नहीं है। जाने में 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जल नल यहाँ पर तो नहीं लगा है, अभी तक वो भी काम जल नल वाला नहीं हुआ। घर का परिवार चलाए से पढ़ाई कर नहीं पाए, तकलीफ बहुत था। लकड़ी बेच के जिंदगी गुजारा चला रहे। अभी तो ही खेती बाड़ी कर रहे हैं, हल चला रहे हैं। स्थिति अभी बहुत गंभीर है। बच्चा लोग पढ़ाई कर नहीं पाता है अच्छा से। राज्य सरकार प्रदेश में आदिवासियों की इस दारुण हालात से नावाकिफ हो ऐसा भी नहीं, लेकिन कभी इन तक पहुंचकर इनकी समस्याओं के निराकरण का कोई सामूहिक प्रयास इन इलाकों में घूमने पर भी नजर नहीं आता है। अगर राज्य सरकार इन इलाकों में केंद्र सरकार की योजनाओं को ही लागू कर दे तो कम से कम मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा ये समाज उनका उपकार मानेगा। लेकिन अपने ही में मगन सरकार के नुमाइंदों को इन वनवासियों की फिक्र भला कहाँ है। झारखंड के जनजातीय गांव की स्थिति बद से बदतर है। गांव के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि योजनाओं का नाम तो सुना है, लेकिन हमारे गांव में किसी तरह की कोई योजना लागू नहीं है। प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो गांव में 150 घर है तो 3 लोगों को आवास मिला है। जल जीवन मिशन के तहत कोई नल नहीं लगा है तो स्वच्छ पानी कहां से पिएं? कई ऐसे सवाल हैं झारखंड सरकार से कि अगर केंद्र सरकार ने योजनाएं आपके पास भेजी हैं तो आपने राज्य के जो लोग हैं उनको योजनाएं क्यों नहीं दी? क्योंकि जब चुनाव होता है तो मतदान के लिए वोटरों को आप लुभाते हैं, मतदान खत्म तो आपकी जरूरत भी खत्म। कैमरामैन भीम सिंह के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज, झारखंड। इसके साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।